बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में पहला सेगमेंट एज़ यूजुअल आज हम सैलाब पे बात करेंगे। पूरे पाकिस्तान में मेन हिट जो एरिया है वो पंजाब है और पंजाब तकरीबन आधा डूबा पड़ा है। अभी तक की ताज़ा तरीन इत्तलात जो है पूरे सूबे में कोई 4,500 प्लस देहात जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं। 42 लाख 4.2 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 4.3 मिलियन जो लोग हैं वो सैलाब से मुतासर हुए हैं। 22,62,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 396 रिलीफ कैंप हैं, 490 के करीब मेडिकल कैंप्स हैं और 16 लाख के करीब 16.5 लाख के करीब जानवरों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात भी हैं, जिस तरह जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, ये रीजन है मुल्तान से आगे, ये बुरी तरह मुतासर हुआ है सैलाब से। और एक ही सवाल पूरे पाकिस्तान में जिसकी गूंज है कि जब ये सैलाब सियालकोट से आगाज़ होता है, वज़ीराबाद, सियालकोट, कादराबाद, हाफजाबाद, चनियोट, ये सारे रीजन को हिट कर रहा था, तो आगे हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं किए जा सके कि इतनी बड़ी तबाही जो है जिसको आज हम विटनेस कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं उमर दराज गोंदल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और पिछले कई दिनों से जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, मुल्तान का वो रीजन जो है कवर कर रहे हैं और एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। एक एक इंच हमें दिखा रहे हैं वहाँ के मौजूदा हालात वाक़यात हैं क्या। हमने उमर दराज साहब को जहमत दी है। गोंदल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम राय साहब। भाईजान, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज आप किस मकाम पर मौजूद हैं? मैं राय साहब इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ ये अलीपुर का गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल है, जहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से एक फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है। मेरे अकब में आपको खैमा बस्ती दिखाई दे रही है। यहाँ लोगों के रहने का इंतजाम है, इसके साथ ही लोगों के जो माल मवेशी हैं वो भी इसी जगह पे मुंतकिल किए गए हैं। इस कैंप के अंदर तकरीबन 1900 या 1950 लोग जो है वो उनको रखा गया है। ये शहर के अंदर 4 या 5 मजमूई तौर पे कैंप्स हैं, उनमें से ये सबसे पहला और मरकजी कैंप है जिस जगह पे मैं आपको भी दिखाई दे रहा हूं। अच्छा, जो आपकी कैलकुलेशन है 1900 ये मरकजी कैंप है, तो बाकी कह लीजिए कि हजार अगर बाकी में होगी तो 5-1 हजार के करीब लोग कैंपों में मौजूद होंगे। जी, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खासकर हम सारे जलालपुर, पीरवाला की बात कर रहे हैं, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, या बाकी जगहों की बात कर रहे हैं। जो इस सबसे ज्यादा जरूरत है तवज्जो की वो अलीपुर की है। अलीपुर की अगर मैं आपको बहुत एहतियात के साथ बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि शहर को छोड़कर अलीपुर जो शहर है उसके अलावा पूरी तहसील डूबी हुई है। 90% इलाका जेरे आब है और चारों तरफ से वो पानी में घिरा हुआ है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पानी आया और फिर जिस तरह से आपने वो कैलकुलेशन कर दी थी, मिसाल के तौर पे शेरशाह पे आपने तोड़ना था, आपने नहीं तोड़ा। आप बड़वाला जो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिसमैनेजमेंट जो हर जगह में दिखाई दी। जिस तरह मुल्तान में आपने गिलानी वाला में बड़ी देर से शिगाफ डाला और वो शिगाफ आपने देर से डाला जिसकी वजह से आपने पूरा जलालपुर, पीरवाला को रिस्क पे डाल दिया। इसी तरह से यहाँ शेरशाह को आपने ब्रीच करना था, आपने शेरशाह को ब्रीच नहीं किया। पूरे शहर में आज पैनिक किया है कि चले कम से कम 5 या 10% की लोकेशन थी वो हमारे पास महफूज थी, हम बाकी लोगों की खिदमत कर रहे थे। अगर आपने ये भी ब्रीच कर दिया ये भी डूब जाएगा। तो इस वक्त ये सूरत हाल यहाँ की है। सो ये तो क्लियर कट इंतजामी उमूर जो हैं उनमें खलल और उनकी जो मिसमैनेजमेंट, अगर मैं अप्रोप्रिएट वर्ड मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से, मेरे ख्याल से इसमें कुछ मफादात भी हैं। शायद लोगों ने अपने एमएनएस को, अपने एमपीएस को, या जो बात लोग इस मुल्क में होते हैं उनका ख्याल रखा है कहीं ना कहीं कि वो नाराज ना हो जाए। क्योंकि मैंने कल पूछा गवर्नमेंट से, वो कह रहे थे कि हमने तो टेक्निकल कमेटीज बनाई हुई हैं, प्लान डीसी है, फ्ला अफसर जो है वो उसमें शामिल है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको बेस्ट मैनेजमेंट कहना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, डिले कहना चाहते हैं, इसकी मर्जी है, लेकिन एट द एंड लोगों ने उस बुनियाद के ऊपर सफर किया, इससे जो भी जिम्मेदार है। देखिए, ये पानी चला सियालकोट से, ये पानी चला इतनी दूर से यहाँ पहुंचा, आपने इस दौरान ये सारा कुछ करना था, लेकिन आप उस दौरान कुछ कर नहीं पाए। अच्छा उमर, मैं थोड़ा सा वापस आपको जलालपुर, पीरवाला भी लेके जाना चाहूंगा। एवरी डे यू रिपोर्टेड के बड़ी वो पेनफुल सी सिचुएशन आप रिपोर्ट करते रहे वहां पे कि कोई ना कोई लाशें बच्चों की हर 2-4 घंटे एक दिन के अंदर मल्टीपल टाइम्स हुआ। कुछ तरह पे वो भी विजुअल्स बताइएगा वहाँ के जलालपुर, पीरवाला और आज अलीपुर, यहाँ पर क्या सिनेरियो है डेड बॉडीज का? कितनी अभी तक लोग हैं जो सैलाब में बह गए? अगर आप थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकें वो भी। तो मैं जलालपुर, पीरवाला की आपको बात बताऊं। एक कश्ती मेरी आंखों के सामने डूबी जो बिल्कुल बंद के करीब पहुंचकर डूबी थी, लेकिन अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, वो किसी बड़े हादसे से वहां पे बच गए। उसके बाद हमने जलालपुर, पीरवाला में जो बस्ती संधेला है उसके करीब एक कश्ती डूबी, उसमें 9 अफराद जान भाग हुए, जिसमें एक फैमिली के गालिबन 4 लोग थे। यहाँ पर भी कश्ती डूबने की जब मकामी रिपोर्टर्स जाके बात की, वो बता रहे हैं कुछ वाकयात हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट नहीं किए जा रहे या रिपोर्ट हुए नहीं है जिस तरह से भी हो रहा है।
क्योंकि उन कश्तियों के हवाले से छोड़ के भी कल जब हम 86R में मौजूद थे पीरवाला में, वहाँ पे हमारे सामने मुख्तलिफ जो डेड बॉडीज हैं वो आ रही थी, उनको वहाँ पे ले जाया जा रहा था। इवन जब मैं फुटेज बनाने लगा तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई, मैंने फुटेज वो बनाई लेकिन मुश्किल से बनाई। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी इनके पास एस्टिमेट भी नहीं है और जो नंबर है वो शायद उस तरह से भी डाउन प्ले हो रहा है। हमें जब ये पूरी आएगी स्टोरी तो बहुत सारा जानी नुकसान होगा। अच्छा उमर, यहाँ पर एक और चीज जो काबिल जिक्र है, साउथ पंजाब जितना मैं थोड़ा बहुत घुमा हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंद बने हुए हैं जो एरिया इस तरह के हैं कि जहाँ पे होता है थोड़ा बहुत के सैलाब या टाइम टू टाइम आ सकता है, दरियाई इलाका है साथ साथ, वहाँ पर बंद बने हुए हैं। अब जिस तरह बता रहे हैं कि बहुत सारा इलाका ज़ेरे आब आ चुका है, इस तरह 80-90% के करीब अलीपुर ज़ेरे आब आ गया है, वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वो सिर्फ स्कूलों की हद तक है या बंदों के ऊपर भी लोगों के जो बंद साइडों पर बांधे गए हैं वहाँ पर भी लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे थोड़ी देर पहले मुझे मकामी लोगों ने राब्ता किया और उनका जी प्लान बंद है और मटवाला के करीब उनका जी वहाँ इस तरह लोग जमा है, बहुत सारी ऊंची जगह है। जैसे अगर आप खान मेला की बात करते हैं जलालपुर पीरवाला में, तो ऊंची जगह के ऊपर है। तो इंतजामिया भी इस लिहाज से थोड़ी मुतमईन थी कि चले वहां खाना पहुंचा देते हैं, अगर वो लोग वहां रहें भी तो उनकी जान खतरे में नहीं है, पानी तो चारों तरफ है। इसी तरह से आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास उनको अंदाजा है कि बहुत सारे इलाके जलालपुर पीरवाला की साइड पे देखें तो वो दरिया की बेट में बने हुए हैं। आप और मैं ये सब जानते हैं कि दरिया के साथ उसको बेट को बोलते हैं। इसी तरह से ये वाले जो इलाके हैं ये भी उसी तरह से थे। यहाँ पे भी ऐसी जगह है जो लोग ऊंची जगह पे है, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि अगर मैं आपको रफली बताऊं तो शायद इस सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल अलीपुर के अंदर है, जलालपुर पीरवाला से भी ज्यादा। और राइट नाउ 1122 या बाकी रिसोर्सेज हमारे पास जितने हैं, फलाई तंजीमें जितनी काम कर रही हैं, क्या है? पीरवाला में पिछले चंद घंटों में 2 दिन में बहुत एक्टिव देखे, पंजाब की सीनियर मिनिस्टर वहां पे थी, बाकी कैबिनेट के लोग वहां पे मौजूद थे। मुझे यूं लग रहा है आज विजिट जरूर हुआ है मरियम औरंगजेब साहब का, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि जैसे अभी उस तरह से जो टेंशन अलीपुर को मिलनी चाहिए वो टेंशन नहीं मिल रही और जितना रिसोर्स यहाँ पे हमें मोबिलाइज करना चाहिए वो भी मोबिलाइज नहीं हुआ, लोग शिकायत कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सियालकोट विजिट किया था उमर दराज साहब रिसेंटली, तो वहाँ पर तो 15-15, 16-16 फीट पानी मैंने खुद देखा कि छतों के ऊपर तक निशान थे कि पूरा पूरा घर डूबा था। वहाँ पर भी वाटर लेवल यही है, 15-15, 20-20 फुट पानी चढ़ा है वहाँ पे भी। सर अगर जलालपुर की बात करें तो वहाँ अगर मैं सर यहाँ खड़ा हूँ राय साहब, मैं जब कश्ती पे जा रहा था तो ट्रांसफार्मर आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कितना ऊंचा होता है जमीन से। अगर मैं कश्ती पे बैठ के यूं हाथ करता तो मेरा ट्रांसफार्मर को हाथ लग जाता, आप उससे पानी की सतह का अंदाजा लगा सकते हैं। 10-10 फुट 8-8, 10-10 फुट वहाँ पर था। आज सुबह से आप वहां पर हैं, अलीपुर में हैं, यहाँ पर कोई कैजुअलिटीज हलाकतें आज सुबह से आपने देखी, कुछ लाशें निकलती? नहीं, यहाँ पे अभी तक कैजुअलिटीज का मतलब मुझे कोई मालूमात नहीं मिली या मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन लोग जो फंसे हुए हैं उनके मतलब बहुत ज्यादा है, जिनके मतलब राब्ता नहीं हो रहा या लोगों के मतलब है। यहाँ पे कुछ लोग जिन कैंप्स में उन्होंने कहा हम यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन अभी हमारे प्यारे जो है वो वहां पे फंसे हुए हैं। जिस तरह वहाँ पर मैं फ़ोन पे भी बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली सीनियर मिनिस्टर साहिबा एक्टिव हैं, बाकी कुछ और लोग कैबिनेट के जो उस रीजन के अंदर हैं रात पूरी जागते रहे और आप भी शायद उनके साथ जागते रहे। एक मैंने देखा आपकी वीडियो कि आपको वो स्पीकर के ऊपर आपसे अनाउंस करवाया जा रहा है कि जी कोई बंदा है रेस्क्यू होने वाला तो प्लीज़ डू टेल अस। वो देखने की बड़ी अच्छी बात है, ऑब्वियसली रेस्क्यू ऑपरेशन जितना तेजी से और जितना एक्सटेंसिवली किया जाना चाहिए। बट उमर दराज साहब, यू नो दैट, आई नो दैट कि जिस बंद पे या किसी भी सेफ मकाम पे आप खड़े होकर जहाँ से अनाउंस कर रहे थे वहां से 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर तक आगे लोग फंसे हुए, तो वहां तक आपकी आवाज जा पा रही थी? नहीं, वैसे भी देख रहे हो उस ऑपरेशन को कंक्लूड कर रहे थे। रात के अंधेरे में तो ऑपरेशन होता ही नहीं ना, आप रिस्पॉन्ड नहीं डालते, आप उसको रोक देते हैं। तो वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के ऑप्टिक्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसे ऑप्टिक्स नहीं करने चाहिए जो आपके गले में पड़ जाए। जब आप रात को ऐलान कर रहे थे और लोग जो फंसे हुए थे तो वो कहेंगे हम फंसे हुए, गवर्नमेंट के मिनिस्टर ये ऐलान कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनके ये जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात होगी। अच्छा, फूड जो चारा है जानवरों का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, वी डू अंडरस्टैंड के जानवर किसी भी जिम्मेदार के, किसान के, उसके औलाद की तरह प्यारे होते हैं उसको, और बहुत सारे जानवर तो ऑब्वियसली बह भी गए होंगे, और जो बचे हैं क्या उनको भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, और चारे का क्या बंदोबस्त हुकूमत कर रही है? अच्छा सर, इस कैंप के बिल्कुल साथ एडजेसेंट जो इलाका है या ग्राउंड है वहाँ पे कोई 550 से 550 जानवर मैंने आज आके चेक किया है, गवर्नमेंट का जो नंबर है उसमें बड़े जानवर भी हैं, भैंसे हैं, गाय हैं, छोटे जानवर भी हैं, बकरी और बकरियां जो हैं, तो उन वो अपना भी चारा लेके साथ आए जितना वहां से वो निकाल सकते थे उस जल्दी के अंदर। इवन वो अपने ट्रैक्टर्स लेके आए हैं, थ्रेशर मशीनें खड़ी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। मैंने गवर्नमेंट से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हम जो है वो एक जानवर के हिसाब से साइलेज, उसको जो खुश्क चारा है और उसके अलावा बंडा उनको दे रहे हैं। राय साहब, इस कैंप के अंदर जहां तक चारे की बात है लोग मुतमईन दिखाई दी, उनका जो जानवरों के हवाले से जरूरियात है हमारी पूरी हो रही है। वेरी गुड, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा एसेट होता है, पहले ही लुट-पुट गए, फसलें चली गई, हर चीज चला गया, तो ये जानवर ही एक वो सहारा होता है कि जिसके सहारे किसान कुछ ना कुछ दोबारा से अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं, दूध बेच के, गोश्त बेच के। अच्छा, फाइनली कंक्लूड करते हैं, जरा मुझे ये बता दीजिए कि
कुछ 6.5 लाख का नंबर जलालपुर पीरवाला की पॉपुलेशन का बताया गया कि जनाब इस रीजन की 6.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है और कहीं पे 3.5 रिपोर्ट हुआ, कहीं पे 4 रिपोर्ट हुआ कि जो इफेक्ट हुए हैं। आज आप अलीपुर में हैं, अलीपुर की आबादी और कितनी इफेक्टेड, एज यू सेड 80-90% है, तो उसमें आबादी के तनासुब से कितने लोग हिट हुए? सर आबादी के लिहाज से हम वहाँ पे गवर्नमेंट से बार बार रात पूछते रहे कि आपका कोई रफली एस्टीमेट है आपके पास कि लोग कितने फंसे हुए हैं, अपने लोग इवैक्यूएट कितने कर लिए हैं, कितने लोग मुतासिर हैं। इस वक्त गवर्नमेंट के पास कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप देखें ना कि 90% है तो 90% का मतलब ये है कि आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन है। देहात में आपकी आबादी होती है, शहर में कितनी आबादी होगी? शहर में पूरी तरह से 5% आबादी भी नहीं होगी। तो लोगों के अपने मुतासिर होने के साथ उनकी फसलें भी हैं। यानी आप यूं समझिए कि पूरी तहसील का ज़राई रकबा मलिया मेट हो गया है, ज़ेरे आब आ गया है। तो ये चूंकि जिसको आप कहते हैं कि ज़राई इलाके हैं, ये वो इलाके नहीं है जो बंजर हैं, सैराब वाली सूरत हाल है, तो उनका उस लिहाज से जो नुकसान है वो उसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। कल के दिन में जब आप मरियम औरंगजेब साहिबा और बाकी वज़रा के साथ थे, आप कवर कर रहे थे सारा कल का दिन, तो क्या ये जो फसलें तबाह हुई हैं जिम्मेदारों की, उनकी भी एस्टिमेशन का कोई काम जारी है? मैंने उनसे पूछा, उनका हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी इंसानी जान को बचाना है। हम इंसानी जान को बचा रहे हैं। अभी फिलहाल जो है हम रेस्क्यू के ऊपर हैं। रेस्क्यू के बाद जो रिलीफ की तरफ जाएंगे तो ये उसका मरहला बाद में आएगा। थैंक यू वेरी मच उमर दराज, लुक आफ्टर योरसेल्फ भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नाज़रीन, उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद थे, 3-4 दिन से पिछले से रिपोर्ट कर रहे हैं और हर 2-4-10 मिनट के बाद डिफरेंट स्पॉट से रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं सारे फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ को। मैं बार बार इसके ऊपर पिछले कई दिनों से, जब से सैलाब पे बात हो रही है, जब से इसके ऊपर शोज़ हो रहे हैं, जब से गुफ्तगू हो रही है, मैं एक चीज़ का जिक्र बार बार आपकी खिदमत में करता आ रहा हूँ, सैलाब या किसी भी कुदरती आफत के ऊपर सियासत नहीं की जानी चाहिए। किसी भी सियासी जमात को, किसी भी पाकिस्तानी को या किसी को भी हक हासिल नहीं कि इसके ऊपर, कुदरती आफत के ऊपर सियासत की जाए। लेकिन सवाल एक ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि जहाँ पर कुछ बेहतरी लाई जा सकती थी, जहाँ पर कुछ टाइमली एक्शंस बहुत सारा नुकसान बचा सकते थे, वहाँ पर वो कौन से फैक्टर्स थे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को यहाँ से सियालकोट से आगाज़, हाफजाबाद, जिस तरह मैंने पहले सारा रीजन आपको गिनवाया है, कसूर बुरी तरह मुतासिर हुआ, कहाँ पर मुल्तान, कहाँ पर जलालपुर पीरवाला और आगे सदन पंजाब हमारा जो है, तो 5-7 दिन का ये टाइम फ्रेम था हमारे पास एवैक्यूएशन का, बंदों में शगाफ प्लान करने का कि कहाँ पर डालना है, कहाँ पर नहीं डालना है। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है बंद में शगाफ डालने का। ऐसा नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब डीपीओ साहब के साथ और एमपी एमएनए साहब के साथ बैठे और कहा जी इथो कट ला दो तो पानी निकल जाएगा। इट डजंट वर्क दैट वे। ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है जिसकी प्रॉपर रिसर्च पड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर। उस रिसर्च को उठाना होता है कि ये जगह हैं जहाँ पर हम शगाफ डालें तो फलां रीजन्स को बचाया जा सकता है। अभी सैलाब की तबाहियाँ जारी हैं। ये जो आप अभी इस शो के अंदर जितना हमने आपको रिपोर्ट किया या बाकी टेलीविजन चैनल जो रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हम आपको इनिशियल नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये नंबर यहाँ के यहाँ रुक जाएं, ये तबाही के नंबर यहीं से अल्लाह करे कि रिवर्स हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पानी आगे बहता जा रहा है। कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर पानी का लेवल जो है वो इंच पे इंच थोड़ा करके मजीद बढ़ता भी जा रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ जिसके ऊपर आपको और मुझे बार बार बात करनी चाहिए वो ये है इंटरनेशनल कम्युनिटी। पाकिस्तान एट फॉल्ट नहीं है कार्बन एमिशंस के एडिशन में। वी ऐड लेस देन 0.6-0.7% कार्बन एमिशंस ग्लोबल का वार्मिंग के अंदर हम ऐड करते हैं और हिट या नुकसान होने वाले ममालिक में हम टॉप 5 में जाकर खड़े में। 2022 वाला जो सैलाब थे हमने 20-25-30 बिलियन प्लस माइनस 20 to 30 बिलियन प्लस माइनस का एस्टिमेशन है व्हाट वी लॉस्ट एट दैट टाइम, $1 बिलियन व्हाट वी लॉस्ट इन 2022। इस दफ़ा का सैलाब उससे बहुत बड़ा सैलाब है। इमेजिन जानी नुकसान कितना है। बारिशों से स्टार्ट कर लें तो 800-900 का नंबर है शहादतों का। उसके बाद जानवरों का नुकसान कितना है, ज़री नुकसान कितना है, हर चीज़ बह गई है। और माई प्रेयर्स, माई हार्ट, माई फीलिंग्स, मतलब क्या बंदा इस पर बात करे कि वी आर विद देम, पाकिस्तानी बैंड ऑफ द वी आर विद देम। लेकिन ये ऐसे ही है और इसके ऊपर हुकूमत कुछ ना कुछ रेस्क्यू कर रही है। आपको और मुझे भी स्टेप अप करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार कर रहा था कि सैलाब की तबाहियाँ जारी हैं और ये पूरी कौम की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्टेप अप करें। हमारे वो तमाम सैलाब से मुतासरीन बहन भाई, हमारे बच्चे, उनके रिलीफ के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हम काम करें। बट एट द सेम टाइम अबाउट टाइम कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक वेकअप कॉल दें कि भाई कसूर हमारा नहीं है और सबसे ज़्यादा मुतासर हम हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। पूरा मुल्क हमारा ऊपर नीचे हुआ पड़ा है। हंड्रेड्स में हलाकतों का नंबर जा रहा है, मिलियंस ऑफ एकर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस आर वॉश्ड अवे विद दिस फ्लड।
तो आई थिंक हमें वो भी टाइम है कि हम वेकअप कॉल इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी वहाँ पर भी कुछ शोर शराबे का आगाज़ करें। सेकेंडली, आज की बड़ी खबरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नेशनल असम्बली की जो उनकी कमेटीज़ थी वहाँ से इस्तीफ़े दे चुकी है। अपोजिशन होते दो कि कमेटीज़ में होना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। कम अज़ कम आप अपडेटेड रहते हो, एक चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट के ऊपर भी रहता है कि अगर अपोजिशन तगड़ी हो, जस्ट लाइक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उसके बाद सेनेट से भी इस्तीफ़े, व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। हमें ज्वाइन किया है उमैर न्याज़ी साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। उमैर साहब से ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। उमैर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम राय साहब। उमैर साहब, डोंट यू थिंक सो कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब से, केपी से पहले भी इस्तीफे दिए, असेंबलीज डिसॉल्व की, फिर उसके बाद इस्तीफे दिए नेशनल असेंबली से, उसके बाद एक दफ़ा फिर से उसी ट्रैक के ऊपर वापस हैं। इज इट वे आउट? अच्छा देखें, पॉलिटिकली तो देखें हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो डेमोक्रेसी में अंदर रह के गेम होती है, मगर वो बेसिकली हम आइडियल वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करें, अगर इलेक्शंस भी उसी मेयार के मुताबिक हो रहे हों। जब इस मुल्क में एक इलेक्शन के बाद मुसलसल यही रोना धोना हो कि इलेक्शन फेक फोर्ज हैं जो मैंडेट को रिफ्लेक्ट ही ना करें, तो उस तरह के माहौल में आप क्या करेंगे? 8 फरवरी में आप इलेक्शन से पहले का माहौल उठा के देख लें कि जिन हालात में तहरीक इंसाफ मैदान में उतरी, क्या वो नॉर्मल हालात थे? कभी मतलब किसी पॉलिटिकल पास में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल छीने गए मगर उन्हें ऑल्टरनेट सिंबल मिला। पीपल्स पार्टी की एग्जाम्पल है कि किस तरह से तलवार से तीर में कन्वर्ट हो गई। ये एक यूनिक किस्म का इलेक्शन था कि अगर तहरीक इंसाफ के 1000 कैंडिडेट थे तो 1000 मुख्तलिफ निशानों पे लड़ी, और उससे पहले जो जबर फेस किया वो भी आपके सामने कि किस तरह से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जो है ना चैनल्स के सामने नमूदार होते थे, उस प्रोसेस से गुजरे। फिर रिजर्व सीटों वाला, वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करती रही, मगर 1.5 साल में हमने 18 MNAs लूज़ किए हैं, और वो किस तरह से लूज़ किए हैं? वो इस सिस्टम की ऑन स्लॉट के अगेंस्ट लूज़ किए हैं। फिर किधर जाके पार्टी का सब्र का पैमाना लेबरेज होता है कि सेनेट का ऑपोजिशन लीडर, आपके नेशनल असेंबली का ऑपोजिशन लीडर, पंजाब असेंबली का ऑपोजिशन लीडर आप जो है ना घर भेज देते हैं, और किन केसेस में जिनकी एविडेंशरी वैल्यू सारी दुनिया के सामने है, मतलब बड़ी डिटेल में जो है ना सारी जगहों पे वो डिस्कस हो चुकी है। तो उसके बाद अब इस सिस्टम को फर्दर कंधा देना, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये चीज़ों को सामने देखते हुए रख के ये फैसला किया है। Are you trying to say, are you getting out of democratic system as PTI? नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं, हम तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपने सिस्टम को रबर स्टैम्प बना दिया, आप पार्लियामेंट को भी एज रबर स्टैम्प। rephrase myself please. आप ये कह रहे हैं कि अभी नेशनल असेंबली की कमेटियों से, यहाँ से सेनेट से आप लोग गए, कल को आप लोग नेशनल असेंबली की सीट से भी रिजाइन कर सकते हैं, MNA से। देखिए, ये तो खान साहब ने फैसला करना है। फिर जाहिर बात है खाली MNA की सीट क्यों, और भी हो सकता है। हमने पहले भी अगर KP में अपनी गवर्नमेंट गिराई है तो अब दोबारा भी गिरा सकते हैं, इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं। बात है देखें हमने क्या देखना है, क्या पॉलिटिकल लीडरशिप एम्पावर्ड है, क्या फैसले पॉलिटिकल लीडरशिप कर रही है? जब इमरान खान एक चीज़ को बार बार कहे और पॉलिटिकल प्रोसेस में वो बॉटल नेक्स नज़र आए कि नहीं, वो पॉलिटिकल प्रोसेस से वो फैसले नहीं हो रहे, वो फैसले कहीं और हो रहे हैं, वो उस निज़ाम के तहत हो रहे हैं जिसका ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े ऐलान जो है ना प्राइडली किया कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये पाकिस्तान के लिए वंडर्स प्ले कर रहा है, और ये निज़ाम बहुत पहले से अगर आ जाता तो बहुत बेहतरी हो जाती। अगर हम इस तरह की बेहतरी की खातिर इस निज़ाम में अगर रह रहे हैं तो मैं समझता हूँ फिर कोई मुज़ायका नहीं कि अगर बाहर आ जाए। नौशीन साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी उमैर न्याज़ी साहब की। बीइंग गवर्नमेंट, आई थिंक आप लोगों को भी स्टेप अप करना चाहिए इस निज़ाम को स्ट्रेंथन करने के लिए। इतना कॉर्नर किसी भी सियासी जमात को नहीं होना चाहिए कि वो इवेंचुअली तंग आके कहें जी हम सिस्टम से ही बाहर जाते हैं, हम इस्तीफे देते हैं, हम सब कुछ छोड़ के साइड पे हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, हम इनको फोर्स तो नहीं कर रहे कि ये जो है एक जमहूरी निज़ाम में से बाहर चले जाएं या छोड़ दें। ये तो इनकी अपनी माँ है। हम तो चाहते हैं कि ये सिस्टम में रहें, सिस्टम का हिस्सा रखें, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम तर जमातों को इस वक्त पाकिस्तान के मुफाद के लिए और इसके बेहतर मुफाद के लिए इकट्ठा होने की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है कितनी हम एक वर्स्ट सिचुएशन से जो फ्लड के हैं हमारे
इफेक्ट्स हैं, ये भी लॉन्गर एक टेन्योर में हमें इसका जो रिजल्ट भुगतना है। पाकिस्तान के नए कर्जे भी आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह तबाह हो चुका है, लोगों को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। और जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका काम अवाम में रह के लोगों की मुसीबतों में उनके साथ खड़ा होना है। मुल्क में जब अगर इस तरह का खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर सिचुएशन या कैमिटी आई है तो इनका काम है कि ये हमारे साथ आते, बैठते, बात करते कि जहाँ गवर्नमेंट को इनकी ज़रूरत थी एज अ जमात, ये हमारे साथ हमारी हैंड होल्डिंग करते और हमारे साथ इलाकों में काम करते। मैं कहती हूँ कि अगर मैं एक चुनिंदा नुमाइंदा हूँ डस्का से, तो मेरी तरफ दूसरा जो पीटीआई का नुमाइंदा जिसको लोगों ने वोट डाला है, चले मेरे मुकाबले में इनको कुछ तो वोट डले हैं, वो भी मेरे साथ आते और अवाम में आके अपनी अपीयरेंस देते। लेकिन मेरा ख्याल है वो एक बार भी जो है हल्के में नहीं आए। तो जब आपकी प्रेजेंस भी नहीं है और आप चाहते भी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो डीरेल जो हुए भी एक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से निकल के बाहर आए, तो फिर आप पाकिस्तान के मुफाद में तो बात नहीं करेंगे। अब मैंने उस दिन भी गुजारिश की कि अगर आप पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा नहीं रहना चाहते, वफाक की हद तक आप इस्तीफे देना चाहते हैं, तो ये काम आप सूबे से शुरू करें ना, जिसपे आप विराजमान होकर केपीके में बैठे हुए हैं पिछले 15-20 सालों से, और रिजल्ट आपका जीरो है और आपके वहाँ के जो साइड इफेक्ट्स हैं और वो हमें अब बाकी सूबों में आ रहे हैं। सूबा जो क्लाउड बर्स्ट हुए, वहाँ पे तूफान आए, वहाँ पे सैलाब आए, हाँ पूरा पाकिस्तान उसकी लपेट में आया है और ये इनकी गलतियों से आया है। और अफसोस की बात है कि ये सीखते भी नहीं, क्योंकि इनको सीखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान को एज ए नेशन हम सब नुमाइंदों की जरूरत है। उसके ऊपर ये बातें करना इंतहाई अफसोसकुन है। लेकिन नौशीन साहब, ये तो पहले भी पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा से नेशनल असेंबली से पहले भी कर चुके हैं, तो इनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से। देखिए ना, उससे हमारे जमहूरी निजाम को क्या फर्क पड़ता है? क्या हो जाएगा? हम दोबारा इलेक्शंस में चले जाएंगे। और हम, अल्लाह का शुक्र है, इन 2 सालों में पाकिस्तान जो है मार्का हद के बाद गवर्नमेंट जो है अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर चुकी है। हम मुश्किल हालात में हमने गवर्नमेंट ली, शहबाज शरीफ साहब ने तब भी जो है सियासत को रियासत पे कुर्बान कर दिया। तो वी आर रेडी। अब अवाम को भी ये समझ आ चुकी है कि जब आपकी गवर्नमेंट मजबूत है और वो डिसीजन मेकिंग जो टफ वक्त में आप डिसीजन लेते हैं वो मुल्क की खातिर लेते हैं, मुल्क की मुफाद के लिए लेते हैं, तो अवाम ये समझती है। और अवाम को हमने ना कि सिर्फ ये मार्का हक में जो अपनी एक फॉरेन पॉलिसी के तहत और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया और हमारी मजबूती आई है। अब इंटरनेशनल मार्केट का भी हमारे साथ एक, और इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है वो हमारे पे अब एतमाद कर चुका है ना, आप ये भी तो समझें। तो इनकी इन हरकतों से हमें जीरो फर्क पड़ना है। देयर इज लाइक वी वोंट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग कि इनका एक ही एजेंडा है इमरान खान, हमारे पास और बहुत से काम है, तो गवर्नमेंट अपना काम जरूर करेगी। उमैर साहब, नौशीन साहबा की गुफ्तगू आपने सुन ली कि अगर आपने रिजाइन करना है तो कर दीजिए, हम दोबारा इलेक्शन में चले जाएंगे, उधर केपीके में भी चले जाएंगे, वफाक की भी जितनी नेशनल असेंबली के भी ऊपर आप लोग रिजाइन करते हैं इन केस, तो वहां पर भी इलेक्शन में चले जाएंगे। गवर्नमेंट किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आई। ये ब्लैकमेलिंग की तो बात ही नहीं है। बुनियादी तौर पे बात हो रही है जमहूरियत की, जिसका हम सारे राग अलाप रहे हैं। बुनियादी तौर पे देखें, जमहूरियत नज़र भी तो आनी चाहिए ना। गवर्नमेंट लेने में और गवर्नमेंट किसी के कंधों पे बैठ के लेने में बड़ा फ़र्क है। जमहूरी हुकूमतें आती हैं वो अवाम के मैंडेट से आती हैं, वो 17 सीटों के साथ कभी पूरे पाकिस्तान की ओनरशिप नहीं क्लेम कर लेते। फिर आप देखें कि आप अपने इक़्तिदार को तक़वियत देने के लिए इस अवाम पे कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि 3 सालों में 35,000 के आपने 35,000 अरब के कर्जे चढ़ा दिए हैं इस मुल्क में। क्या बेहतरी आई है? क्लाउड बर्स्ट चलें, एक आप क्लाइमेट चेंज की जो है ना एक टर्मिनोलॉजी का नाम ले लें। बात है कि ओवरऑल पाकिस्तान की आवाम को दिया क्या है आपने कर्जों के सिवा? पाकिस्तान की तो आवाम को आपने 1.5 करोड़ आबादी को तो खाली 1 साल में सतह गुर्बत के नीचे धकेल दिया है। फिर आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं, इन सैलाब के बाद लोग कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन रवांडा सोमालिया वाली होने जा रही है कि 50% आवाम सतह गुर्बत से नीचे होगी। अब खुदा न खासा इस तरह की सूरत हाल हो, उसमें आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात है इधर हम पर्सनल स्कोर सेटलिंग के लिए हुकूमत चला रहे हैं। अगर इसी तरह जबर के निज़ाम में आपने कायम दायम रहना है, वक्ती चौधराहट कायम रखनी है, तो उसका तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान को अगर वाकई उठान देनी है, अगर आप कहते हैं कि जी उड़ान पाकिस्तान को आपका इनिशिएटिव है और वो रियल सेंस में है, तो पाकिस्तान के रियल स्टेक होल्डर्स को सामने लाएं। खाली 1200 बंदों का डेलीगेशन आप चाइना में ले जाके तरक्की नहीं होती, या आप जापान पहुंच जाएं और आप कहें कि तरक्की हो जाएगी। तरक्की तब होगी जब इंडिजिनस आपका पाकिस्तानी एम्पावर्ड होगा, और वो पाकिस्तानी इस वक्त वक्त की रोटी से हाथ धो बैठा है। क्यों धो बैठे हैं? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ और हैं। आपने गंदम स्कैंडल का कुछ नहीं किया, किसान को आपने जो है ना ज़िबा करके रख दिया। 2200 अरब रुपया खाली इस 1-2 सालों में 2 सीजन में खाली वीट की मद में चोरी हुआ है। चीनी में जो डाका डला उस पर आप बोलने को तैयार नहीं। आप
कमेटीज का तो कहते हैं, कितनी कोई रेलिवेंट है कमेटीज? क्या आपने पीएससी के फोरम में चीनी वालों के साथ किया? चीनी वालों के नाम ला के आप खामोश हो गए। पीएससी में तो जुनैद अकबर साहब थे ना, मैं भी वहाँ पे तो जुनैद अकबर साहब थे ना पीएससी में, तो वो बुला लेते, वहाँ पे उनको बुलाना चाहिए था, बल्कि मैं तो वेट कर रहा था। नहीं तो यही तो बात है, सबको तो बुलाए, बात है जब गवर्नमेंट करना ही ना चाहे। देखें ह्यूमन राइट्स की कमेटी को क्यों चुप करा दिया गया? एजेंडा हमने ही सेट किया था ना 26 नवंबर का। कहा पिम्स का रिकॉर्ड ले आए, पिम्स का रिकॉर्ड मांगा था हमने, कोई कहूटा का नक्शा तो नहीं मांगा था ना। आपने क्या किया? आपने उसके बाद दोबारा ह्यूमन राइट्स की कमेटी की मीटिंग ही नहीं होने दी। कोई कमेटी देखें जिसकी साल में 2 मीटिंग्स हुई हो, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट मिनिस्ट्री जमा करा दे बगैर कमेटी को भेजे हुए, इस तरह के तो मामलात हो रहे हैं। सारी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन ठीक है, मैं आपका ये आर्गुमेंट बाय भी कर लेता हूं, मैं भी आपका ये आर्गुमेंट बाय भी कर लेता हूं, बट यू डू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े डिजास्टर को फेस कर रहा है इस टाइम के ऊपर, फ्लड, और ये मिलियंस ऑफ पीपल, ये कोई 2-4 लाख की बात भी नहीं, मल्टी मिलियन पीपल, और मल्टी मिलियन हमारा जो जरी रकबा था वो तबाह बर्बाद हुआ। और मैं बहुत सारी जगहों के ऊपर ये विटनेस करके आ रहा हूँ। डोंट यू थिंक सो कि ये वो टाइम था कि जहां पर वाकई आपको गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर कहना चाहिए था कि यार बाकी हमारे इख्तलाफात सारे एक साइड के ऊपर, नजरियाती सियासी इख्तलाफ सारे एक साइड के ऊपर, बट इस डिजास्टर के अंदर पूरी ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, बताओ हमारी कहां पे जरूरत है? डोंट यू थिंक सो इट वाज दैट टाइम? बिल्कुल ये टाइम तब होता। देखें मई में प्रेडिक्शन आ गई थी, ये कोई आउट ऑफ द ब्लू बारिशें नहीं हुई। मई में प्रेडिक्शन थी कि मॉनसून 20% हैवियर होगा। जब आपको पता चल गया कि पैसिफिक का इफेक्ट है जिसकी वजह से ये बारिशें होनी है, आपने कौन सी कोई मीटिंग्स की? बात है फोकस क्या था? फोकस था कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स सारे मामलात को यूज़ करना है पीटीआई को स्क्रू टाइट करने के लिए। आपने इस चीज़ पे तो की नहीं। बात है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट बता दे मई ऑनवर्ड्स इन्होंने कितनी मीटिंग की आवाम को डिजास्टर से बचाने के लिए। सूरत हाल क्या है कि आज पंजाब में खाली 20 लाख एकड़ से ज्यादा रकबा डूब गया है। आपकी फूड बास्केट सारी जेरे आब है। चावल का मेजर रीजन जो चावल आपकी कैश क्रॉप है, खाली आप खाते नहीं है, आपने इससे रेवेन्यू कमाना है। जो आपने $4 बिलियन की एक्सपोर्ट खाली पिछले साल की है, तो इस साल आप क्या मामलात करेंगे? गंदम की अभी से जो है ना पिछले साल की फसल में आपकी नियरली 2 मिलियन मेट्रिक टन की शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि आज गवर्नर केपी के, आप हमारी बात तो मानेंगे नहीं ना, गवर्नर केपी के कह रहे हैं कि पंजाब ने क्यों आटे की बंदिश कर दी है, प्रोविंशियल बाउंड्री क्रॉस करने पे पाबंदी लगा दी है। और चले लगा भी दी है तो पंजाब में कौन सा आटा सस्ता है? 2200 रुपये मन वाला 4000 रुपये मन क्रॉस कर गया है। तो देखें आटा महंगा हुआ, फायदा किसका हो रहा? मतलब नुकसान आवाम का, मिडल मैन का फायदा, और किसान की जो आपने इस्तेसाल किया वो वही है। हशीन साहब, आप ये तो फैक्ट है कि ये 2-3 जो फैक्टर्स थे ना कि शुगर स्कैंडल, वीट स्कैंडल, ये बड़े बड़े स्कैंडल आए थे, और इसके ऊपर हम यही एक्सपेक्ट करते रहे बिंग पाकिस्तानी बिंग पंजाबी के यार इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन लेगी, कहीं ना कहीं जिम्मेदार के रिलीफ के लिए वीट वाले क्राइसिस में खड़ी होएगी, कहीं ना कहीं पे आम जिम्मेदार को अगली दफ़ा महंगी चीनी खरीदने से आम पंजाबी को बचाने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेगी। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस पर कोई फर्दर हमें दिखाई नहीं दिया कुछ भी होता एक्शन। अच्छा, मैं पहले उमैर साहब की सारी बातें अब मेरे पास कोई इस वक्त कॉपी पेन से लिखी, वरना मैं नोट कर लेती, फिर इनको जो है हर पॉइंट का जवाब देती। मैं कुछ बातें कर लेती हूँ। उमैर साहब पता नहीं शायद नए आए हैं या पहली दफ़ा पीटीआई ज्वाइन करके आए, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो 55 ईयर्स का ताल्लुक है जीपीएमएलएन के साथ। तो मैं ये इलेक्शंस की बात कर रहे थे, हम किसी के कंधों पे चढ़ के आ गए और हमें कोई ले आया, तो इन बेचारों को 2018 में कौन ले आया था? इनका ही सारा आरटीएस बिठाया हुआ, बार बार बातें करती हैं। होता है कि बंदा कभी इस चीज को जो है वो अपने जेरे गौर रख के शर्म खा लेता, पर शर्म नहीं है इनको ना, मुझे बड़ा दुख होता है। फिर मेरा बाई इलेक्शन आप देख लें जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन्होंने उठा लिया, अभी तक उसके साइड इफेक्ट्स हैं। मेरी ट्रॉमाटाइज फैमिली, मेरे बच्चे ट्रॉमाटाइज हो गए। क्या मैं उनका दुख मनाती रहूं? क्या मैंने डस्का के लिए काम नहीं किए? क्या मैं छोड़ दूं जिस डेमोक्रेसी से मेरा एतमाद उठ गया है? नो, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग, आई हैव बीन ट्राइंग टू डू एफर्ट्स कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए चीजें बेहतर करूं, मामला बेहतर करूं। मैंने इनकी ऑपोजिशन काटी है 1.5 साल, ठीक है, पर मैं रोई धोई नहीं हूँ। मेरे साथ भी यही कुछ हुआ जो खवातीन के साथ यूजुअली नहीं होता। चादर छीनी गई, नई नई यतीमी थी, पूरे खानदान को उठा लिया, मेरे स्टाफ था उसको उठा लिया, मेरे भाई को इन्होंने 9C में अंदर करवा दिया। आई हैड सफर्ड लॉट, बट अब ये मसला गुजर चुका है, वो इलेक्शन के दिन गुजर गए हुए हैं। मैंने सिस्टम में रह के आवाम के लिए आवाज उठानी है, इस मुल्क के लिए काम करना है, जो मेरा एक फर्ज भी है और मेरी ड्यूटी भी है, जिसकी मैं इन 99 नामों के नीचे खड़े होके एक हल्फ उठा कर आई हूँ। अब दूसरी बात करूंगी
पंजाब की, व्हाई डोंट ही टॉक अबाउट पीकेपी की, जहाँ पे मतलब कोई निज़ाम ही नहीं है, जहाँ पे वज़ीर आला अवाम में ना जाते हैं और लोगों का ये बात करते हैं पंजाब की। इनकी रेस्क्यू टीम्स कहाँ थी जब डस्का में 18 लोगों की डेड बॉडीज मैंने रिसीव की हैं? उस खानदान जो उजड़ गया खानदान, लोग इंतजार करते रहे। सानिया सवात की बात करें, सानिया सवात की बात कर रही हूँ, डस्का के लोग थे जो शहीद, मैं उनको कहती हूँ वो बेयारो मददगार वहाँ पे केपीपी गवर्नमेंट की जो है वो मदद के लिए आहो पुकार करते रहे और लोग वीडियोस बनाते रहे। इनके पास तो रेस्क्यू टीम्स भी नहीं है। अब पंजाब में अगर ये आफत आई है तो पंजाब एज अ टीम, एज इसके तमाम जो कौमी और सूबाई मेंबरान हैं, हमारी सीएम हो गई, हमारी जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव है, दैट इज ऑन ग्राउंड, वी आर ऑन टोज। हम अगर काम करते हैं फील्ड में, लोगों को बचाने जा रहे हैं। देखिए मैं इसका ये सिर्फ मुख्तसरन बात ये करना चाह रही हूँ कि इस वक्त सैलाब वो चीज है जिस पे बात करनी का है। हमारी अगर इकोनॉमी की बात करें तो इस 1.5 साल में हमारा इंडेक्स रेट 100 सरपास कर गया ना। हमारी चीजें इंप्रूव हुई हैं, इंटरनेशनल मार्केट हम पे एतमाद कर रही है, लोग आके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आज भी अगर मैं ये बात करूं कि 190 मिलियन पाउंड का डॉलर का हिसाब मुझे इमरान खान दे दें, मुझे तोशा खाना का बता दें, मुझे वो अपने जो है वो जो केपीके में हुई है 27 अरब डॉलर की करप्शन उसका बता दे, फॉरेन फंडिंग का, दिस इज देन स्टुपिडिटी एंड नॉनसेंस। कि मैं अपने लोग जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, और इन्होंने अभी बात की एक और जो थी ह्यूमन राइट्स की कमेटी, मैं उसकी खुद भी मेंबर हूँ। अब उस कमेटी का जो एजेंडा आता है, इमरान खान साहब को जेल में क्या मिल रहा है, मेरे पास उसकी कॉपी होगी, आई विल शेयर विद यू। उसमें अवाम की बात नहीं हो रही, उसमें बात होनी चाहिए है हमारे ट्रांसजेंडर्स की। तो इमरान खान अवाम में से नहीं है, मतलब पाकिस्तानी नहीं है कि उनके बारे में बात नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी? उनका खाना पीना जो उनको मिलना है, दैट इज आवर कंसर्न एज अ गवर्नमेंट, कि हमें उनको खाना नहीं मिल रहा और हम उनको खाना देने, देसी मुर्गी देने चले जाएं। आप हमारा ये कंसर्न रह गया, दिस इज नॉट आवर कंसर्न। इनको वहां जाना, लोग हमारे ये नहीं जा रहे, फलाना एमपी उसको नहीं मिल रहा, फलाना एमएनए नहीं मिल रहा। एक दिन इन्होंने अवाम की बात नहीं की। देयर आर 1000 इश्यूज व्हिच नीड एन एड्रेस ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें ट्रांसजेंडर्स, आपको मैंने कहा, जिसमें हमारी जो सिविल सोसाइटी के ओल्ड सिटीजन हैं, खवातीन हैं, जिन पे हमारा वो सेगमेंट जिसके ऊपर आप जुल्म और जबर की इंतहा कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की कमेटी is for the people of Pakistan, not just for one individual, that is Imran Khan। और मैं इस चीज में, मैं खुद उस कमेटी का हिस्सा हूँ और उस पे ये एजिटेशन करते हैं, वहां पे आके लड़ाइयां करते हैं। आप you come up with the agenda where you need our support, definitely government will support, but if you have one agenda, we can't support you। उमर भी क्विकली प्लीज, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, बट आई हैव टू टेक योर, मुझे आपका उस पे व्यू पॉइंट लेना है क्विकली। जिस कमेटी की आपने बात की, मेरा खुद से बड़ा इंटरेस्ट है ह्यूमन राइट्स एंड एवरीथिंग, उस सारी कमेटी की प्रोसीडिंग्स के अंदर। भाई सिर्फ इमरान खान, वी डू अंडरस्टैंड कि आपका कंसर्न वही होगा क्योंकि आपकी पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन बाकी इश्यूज के ऊपर तो बात की जानी चाहिए ना, उनके ऊपर भी आप लोगों को स्टेप अप करना चाहिए। देखें, क्या चेयरमैन इतना भी नहीं इस्तेकाक रखता कि वो अपनी कमेटी का खुद से एजेंडा तय कर ले? देखें, जब निज़ाम होता है ना, इन्होंने आरटीएस की मिसाल दी, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चले जाए, इनके हमसाए में बैठे हुए ख्वाजा आसिफ, ठीक है, ऐसा लकी इंसान है कि तीनों इलेक्शन जो है ना किसी के कंधे पे बैठ के मिले हैं। जिस आरटीएस डाउन का कह रहे हैं उसका तो तहरीक इंसाफ विक्टिम है। उन्होंने 2018 को किस शख्सियत को फ़ोन किया था कि मेरा रिजल्ट मुझे दिलाएं, मैं हार रहा हूँ, मुझे बचाएं, ठीक है। ये ऐसे कौन से लाडले लोग हैं जो निज़ाम के लाडले हैं? इनके चेयरमैन की पोजीशन उठा के देख लें। चेयरमैन यास्मीन राशिद से बुरे तरीके से हारा, आरओ रिजल्ट नहीं दे रहा था, उस आरओ पे किसने तशद्दुद किया? करता कि बंदा इक़्तिदार में है कि नहीं है। बात है कि पाकिस्तान को किस तरह से अपलिफ्ट करना है। खानदानों को अपलिफ्ट करने से मामलात नहीं बनते। आप केपीके को क्रिटिसाइज कर लें, ठीक है, बिल्कुल फ्लॉज होंगे। बात है ब्यूरोक्रेसी को क्यों नहीं पकड़ते, ठीक है, आपकी अपने ऐवानों से आवाज़ आई। अगर आपने सवात के साने की बात दी, सबसे बड़ी मिसाल क्या है, जब आप हमें चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी का नहीं देंगे, आईजी मर्जी का नहीं देंगे, तो निज़ाम किस तरह से चलेगा? आप देते हैं बंदे जो कि कहीं और रिपोर्टिंग कर रहे हो, पहले कहीं और से पूछें फिर करें, तो इस तरह से तो नहीं डिलीवरी होगी। चलें, आपकी मजबूरी है, आप 17 सीटों वाले हैं, आप उनके थ्रू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नौशीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन पाकिस्तानी होते एक दरख्वास्त मैं इस सेगमेंट पे ब्रेक पे जाने से पहले आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये वो टाइम है, हम सबको मुत्तहद होना है। पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बात होती रहेगी, हेल्दी डेमोक्रेसीज इसी तरह पनपती हैं, डेमोक्रेसी इसी तरह ग्रो करती हैं। हम पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, डेमोक्रेटिक इश्यूज़ के ऊपर बात करते रहेंगे, लेकिन दिस इज़ द टाइम कि जहाँ फ्लड के ऊपर हम सबको इकट्ठे होना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो फिर ज़रा कतर का स्नैरियो, इजराइल वाला स्नैरियो, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर एक अटैक किया, फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें हमास की क़यादत को निशाना बनाया गया। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर शोर ये था कि इतने रिच कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़, जिनके पास इतना ज़्यादा असला, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, और फिर वो दोहा और कतर वो मकाम
जहाँ पर अफगानिस्तान वाला इशू हो जाए, उसके बाद पैलेस्टाइन इसराइल वाला इशू हो जाए, तो यहाँ पर बैठकर मुज़ाकरात होते रहे। ये कतर पूरे दुनिया के अमन के अंदर बड़ा अहम किरदार माजी में भी अदा करता रहे। एंड वी सॉ दैट कि रिसेंटली कल ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कतर का दौरा करके आए। एक दिन का दौरा था, दौरा भी करके वापस लौटे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि इजराइल का अटैक कतर के ऊपर, व्हाट नेक्स्ट, इससे अगला स्टेप इजराइल का क्या हो सकता है? आई थिंक इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमें ज्वाइन किया जनाब जौहर सलीम साहब ने, साबिका सफ़ीर हैं। जौहर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वम साहब। सर, वो मुल्क जो पूरी दुनिया के अमन के लिए मुज़ाकरात की हब बना रहा, जहाँ पर अफगानिस्तान वाला इशू, पैलेस्टाइन वाला इशू, ये तमाम इशूज़ डिस्कस होते रहे हैं, इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व रही हैं, वो खुद से एक हमले का निशाना बन जाता है। ये कि मैसेजिंग है, व्हाट वाज द पर्पस एग्जैक्टली है? जी बिल्कुल, इसमें डुअल पर्पसेस थे अपेरेंटली। उनके दो इंटेंट्स थे इजराइल के। एक तो खैर ये है कि इजराइल ये ऐलान कर चुका है कि कहीं भी उनको हमास की लीडरशिप जो है उसको अगर जो है एलिमिनेट करने का मौका मिला तो वो करेंगे दुनिया में। तो इस वक्त एक मीटिंग वहाँ पे आपको पता हो रही थी जिसमें खलील उल हया और खालिद मशअल और मोहम्मद दरवेश जो टॉप लीडरशिप है इस वक्त हमास की, वो सब मौजूद थे। तो उसमें हमले में उनमें वो तो सब बच गए हैं खैर, लेकिन खलील उल हया के साहबजादे उसमें जो है हिलाक हुए। तो ये तो खैर ये था। और दूसरा ये था कि ये मीटिंग जो हो रही थी इस वक्त इस लीडरशिप में, उस पर वो गौर व कर रहे थे उस तजवीज़ पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी थी सीज फायर के लिए, जिसको इसराइल जो है इन प्रिंसिपल असूली तौर पर तस्लीम कर चुका था और अब हमास की तरफ से उस पर डिसीजन होना था। तो उसमें फिर ये भी है अमकान के उन्होंने इसको स्कटल करने के लिए, बिकॉज नेतन्याहू असल में तो नहीं खत्म सीज फायर करना चाहते बिल्कुल भी, वो ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रखना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि उनका जो अपना इक़्तिदार है इजराइल के अंदर उसमें खासा वो डामाडोल है, और वो जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तो इक़्तिदार भी चलता रहेगा। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ तो उनका वहाँ पे क्योंकि वो इलेक्शंस बड़ी देर से अवेटेड हैं और उसमें उनकी पोजीशन काफी खराब है, और साथ ही उनको बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं जिसमें अब्यूज ऑफ पावर के और करप्शन के चार्जेस हैं बड़े सीरियस किस्म के। तो ही कुड एक्चुअली भी, अगर वो पावर से निकले तो वो ही कुड एंड अप इन जेल। तो उस वजह से फिर वो जो है ही वांट्स टू कंटिन्यू द कॉन्फ्लिक्ट, और साथ ही साथ वो अपना वो इजरायली जो अवाम है उसको ये बताना चाहते हैं कि देखें मैं जो है मैंने अभी तक हमास को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, मैंने हिजबुल्लाह को काफी उनकी लीडरशिप तबाह कर दी है, मैंने ईरान पे न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया है, मनी। तो वो ज्यादा से ज्यादा ये करना चाहते हैं ताकि उनको, जिस पर ट्रंप कह भी चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट है इसके ऊपर कि इसके बाद उनको आम माफी दे दी जाए, एमनेस्टी दे दी जाए उनको इसराइल में। तो ये इसके मकासद थे। और देखें इसराइल में इसमें ये भी इंटरेस्टिंग है कि इस पे सारी दुनिया की कंडेमनेशन भी हुई है और बहुत कंसर्न भी जाहिर है पूरी दुनिया, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी वायलेशन है जो मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की और सोवरेनिटी की, और खसूसन ऐसा मुल्क जो कि मीडिएटर का किरदार अदा करता है। तो इसलिए, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने ये ऐलान किया है कि अगर दोबारा भी वो लीडरशिप उनको वहीं जो है कतर में रही तो वो दोबारा मौका मिला तो फिर अटैक। जौहर साहब, सवाल मेरा फिर वही कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह पीस मेकिंग प्रोसेस के लिए है कतर, इस सारे रिसेंट में जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल दी अफगानिस्तान की एंड देन पैलेस्टाइन एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, उस जगह को हिट करना तो बज़ाहिर जिस तरह आपने भी फरमाया कि ये मुज़ाकरात को सबोटाज या जो सीज फायर की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं उसको सबोटाज करने की एक ब्लेटेंट सी कोशिश लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल एक ब्लेटेंट कोशिश है, और साथ ही साथ ये भी कि वो ज़ाहिर है कि वो इस चीज़ का भी वो जो है ना अपने लिए एक किस्म की ट्रॉफीज जो है नेतन्याहू इकट्ठी कर रहा है कि जी देखें मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। तो जैसा मैंने कहा कि ताकि उसको वहाँ पे एमनेस्टी दे दी जाए मुल्क के अंदर। सर, I don't want to name any country, but जितना खुला के ये कतर के ऊपर अटैक हुआ है, it could be any country in the future। जी बिल्कुल, ये लम्हा फिक्रिया है, और इसीलिए देखें वहाँ पे जो है ना एक प्रोग्राम में मैं था जो है उनके सहन साहब के, तो उसमें यही बात हुई कि जी क्यों इस पर तो अमेरिका ने क्या साथ दिया है। तो मैंने कहा कि नहीं, अमेरिका को तो सूट नहीं करता ये अटैक, क्योंकि उससे तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा मजरूह होती है जो है ना मिडल ईस्ट में। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जनाब जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर कतर, अरब कंट्रीज़ एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो सबसे पहले जो साथ खड़े हुए थे कतर के उन ममालिक में से एक है, और अगर हम इसी तरह सारे इकट्ठे खड़े हो जाते हैं तो इजराइल तो क्या कोई भी पावर होगी तो आई थिंक वो कोई भी इस तरह का एग्रेसिव स्टेप लेने से पहले 10 दफ़ा सोचेगी। और ये बज़ाहिर चीज़ें जिस तरह शेप अप हो रही हैं, लग भी रहा है कि इन डेज़ टू कम कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मुस्लिम उम्मा के लिए, मुसलमान ममालिक के लिए कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो सकता है कि वो कॉन्क्रीट कोई शक्ल इख्तियार करें। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक आपको मुझे महफूज रखे उन तमाम शैतानों के शर से जिनमें
में से एक का नाम नेतन्याहू है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।